तानीसियत या फेमिनिज़्म आज की एक मकबूल और मारूफ अदबी इस्तिलाह है जो अपने अंदर कई जहतें रखती है और इसकी हर जहत इंतहाई वसी है। ताहम इसका ताल्लुक़ ख़वातीन की खानगी मुआशी और माशरती ज़िंदगी के साथ है जो मौजूदा सूरत में बाकायदा एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ ये बताता चलूँ कि हर वो शख्स जो ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है या उनके हुकूक़ की बात करता है तो उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। इसलिए ये बात वाज़ेह रहे कि सिर्फ ख़वातीन ही फेमिनिस्ट नहीं होती बल्कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाते हैं और उनको भी मेल फेमिनिस्ट कहा जा सकता है। देखना ये है कि इस तहरीक की ज़रूरत और अहमियत क्यों सामने आई और वो कौन सी वजूहात थी या असबाब थे जिसके बायस हुकूक़ नस्वा के लिए ये तानीसियत की या फेमिनिज़म की तहरीक चल पड़ी। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके बग़ैर हमें जब तक वजह मालूम नहीं होगी तो हम इस तहरीक की असल रूह को समझ नहीं सकते। इस तहरीक में औरतों को जिनसी सतह पर बराबरी का हक हासिल करने के लिए एक मुतालबा किया गया, यानी कि वो तमाम हुकूक जो मर्दों को हासिल है और औरतों को नहीं है तो उनको वो हुकूक मिलने चाहिए। दरअसल पहले मुआशरे में ख़वातीन को ऐसे हुकूक हासिल नहीं होते थे जिस तरह मर्दों को हासिल थे, तो ये एक बुनियादी नुक्ता था जिनसी सतह पर तफरीक का, जिसकी वजह से औरतों को महसूस हुआ कि उनको अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरीके से कानूनी और सियासी हुकूक का एक मुतालबा भी था, क्योंकि समाजी और सियासी सतह पर औरत का मुआशरे में किरदार न होने के बराबर था, जैसे वोट का हक या दफ्तर में ऑफिस संभालना या मिल्कियत का या विरासत का। तो इस किस्म के हुकूक कानूनी हो या सियासी हो तो वो उनको हासिल नहीं थे, तो इसके लिए भी उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास ये हुकूक होने चाहिए। एक और नुक्ता है रिप्रोडक्टिव हुकूक का, यानी खातून को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपनी सेहत के मुताबिक बच्चे पैदा करने का फ़ैसला ख़ुद करे। इससे पहले ये हक औरत को हासिल नहीं था, तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी सेहत के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकती थी और इससे पहले बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश हमेशा मर्द की तरफ रही और वो जब चाहता, जैसे चाहता, जितने चाहता तो वो औरत से बच्चे पैदा करवा लेता, जिससे ख़वातीन की हुकूक की हक तलफ़ी होती थी। इसी तरह वायलेंस का, तशद्दुद का एक अंसर था कि घरों में मर्द चूँकि एक गलबा रखने वाले जिन्स के तौर पे मौजूद होते थे, तो वो घरों के अंदर ख़वातीन पर तशद्दुद करते थे और इसके लिए कोई कानून नहीं था जिसके बारे में पूछ-गछ होती। तो लिहाजा ख़वातीन ने महसूस किया कि हम बतौर इंसान इस चीज़ से निजात हासिल करने के हकदार हैं और हमें चाहिए कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। तो हुकूक़ नस्वा के हवाले से ये भी एक मुतालबा आया कि मर्द को ये हक हासिल नहीं कि वो औरत पर तशद्दुद करे। एक अहम नुक्ता मुआशी खुद मुख्तारी का था। ये मैं जो बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ कोई एशियाई ममालिक या जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मगरब में भी औरत हमेशा मर्द के रहम करम पर होती थी, लिहाजा वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर पाती थी। लिहाजा आज़ादाना तौर पे मुलाजिमत करके अपने अखराजात के लिए पैसे कमाने का हक उनके पास होना चाहिए, ताकि वो मुकम्मल तौर पे जो मर्द के ऊपर इन्हिसार होता है उसका, तो उससे आज़ाद हो सके और वो अपने हुकूक के लिए या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इन तमाम पहलुओं को अगर हम एक एक करके देखें तो इसका जो एक मजमूई तासुर बनता है वो ये है कि औरत कोई शे नहीं है, बल्कि वो एक मुकम्मल इंसानी वजूद रखती है
और उसको वो तमाम हुकूक हासिल होने चाहिए जो किसी भी माशरे में किसी भी मर्द को हासिल हो। अगर मर्द अपने गलबे की वजह से या किसी भी पिदरसरी माशरे में औरत को उसकी मर्ज़ी से रोका जाता है तो ये भी उसकी हक तलफी है। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि औरत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना, चाहे उसको आप तालीम का हक दे दें, लेकिन आप ये तय कर लें कि उसे किस तरफ जाना है, क्या बनना है, तो ये भी उनकी हक तलफी है। तो इस तहरीक के अंदर ये बुनियादी नुक्ता था कि औरत बहैसियत इंसान खुद फैसला करे कि वो क्या बनना चाहती है, किस तरफ जाना चाहती है। जिस तरह मर्द के पास ये आज़ादी है तो उसी तरह बहैसियत इंसान औरत के पास भी ये एक हक होना चाहिए कि वो अपना फैसला खुद करे। उसे वोट का हक हासिल हो, उसे नौकरी करने का हक हासिल हो, विरासत में वो हिस्सेदार हो, वो जायदाद अपने नाम से अगर ख़रीदना चाहे तो हक़ मिल्कियत भी उसके पास होनी चाहिए। इसी तरह जो वो आवाज़ उठाती है तो उस आवाज़ को, उसके मशवरे को या उसकी पसंद नापसंद को अहमियत दी जाए। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसे एक शहरी के तौर पे, एक इंसान के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता। इस तहरीक के तीन लहरें बुनियादी तौर पे सामने आती हैं। वैसे तो इसमें बहुत लंबी और तवील बहस है, लेकिन यहाँ हम मुख्तसरन इस पे बात करेंगे कि जो पहली लहर थी वो 1919 के लगभग शुरू हुई और इसमें बुनियादी जो एक नुक्ता था वो था कि औरत को वोट का हक मिलना चाहिए। तो फिर इस पहली लहर में 1918 से लेके 1920 तक गालिबन ये जो दौरानिया था तो यूएस में और कनाडा में उनको वोट का हक हासिल हो गया। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि जो वोट का हक हासिल हुआ तो इसमें ज़्यादातर जो मिडिल क्लास की औरतें थीं या वाइट औरतें थीं तो उसमें उनको हक हासिल हुआ, लेकिन जो ब्लैक औरतें थी सियाह फाम तो उनको ये हुकूक हासिल नहीं थी या जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी। फिर 1960 से 80 तक का जो दौरानिया है इसमें फिर इन्होंने ये किया कि तमाम ख़वातीन को इसमें शामिल किया कि चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी रंग से हो, किसी भी तबके से हो, तो उनको ये बुनियादी हक हासिल होना चाहिए। तीसरी लहर जो 90s में शुरू हुई और ताहाल हम कह सकते हैं कि वो जारी है और जिसमें ये जो तानीसियत बाकायदा एक तहरीक की शक्ल में हमारे सामने आती है। तो इसमें ये एक नुक्ता सामने आया कि औरतों के हुकूक दरअसल इंसानी हुकूक है और ये जो हुकूक है वो हर तबके में, हर खित्ते में, हर मुल्क में मिलने चाहिए ख़वातीन को। तो यहाँ पे वो जो एक महदूद दायरा था वो वसी से वसी तर होता चला गया वक्त के साथ साथ, और इसमें जहाँ बहुत सारे नए नए मुतालिबात सामने आते रहे वहाँ पे बहुत सारे नए पहलू और नए ज़ाविये भी शामिल हुए। ये सारा दौरानिया अगर हम देखते हैं मरहलावार तो 18वीं सदी के अवाखिर की तरफ हमें जाना पड़ेगा जब मगरिबी ख़वातीन के अंदर अपने हुकूक का शऊर बेदार हुआ और उन्होंने जो मर्दों की हुक्मरानी में जो मुआशरे थे उसमें अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और फिर आते आते 20वीं सदी तक उनमें मर्दों के मसावी हुकूक का जज्बा कवीतर हो गया और इसी जज्बे ने आगे जाके एक बाकायदा तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली और औरत को बहैसियत इंसान मनवाने के लिए जितना कुछ इस तहरीक से हो सकता था उन्होंने किया। अब आते हैं कि अदबी हवाले से हम किस तरह इसको देख सकते हैं। तो अदब के ज़िमन में सबसे पहले हम जो नाम लेते हैं वो अंग्रेज़ी नावल निगार है वर्जीनिया वुल्फ। तो उन्होंने बड़े संजीदगी से ये सवालात उठाए कि हमारे अदब में चाहे वो शायरी हो या चाहे वो फ़िक्शन हो उसमें ख़वातीन की तादाद इस कदर कम क्यों है और अदब की तख्लीक में या तनकीद में ख़वातीन का किरदार कम होने के अलावा उनको मुश्किलात क्यों पेश आती हैं।
और इसका जो दूसरा संग मील है वो साइमन de Beauvoir का नाम आता है, जिन्होंने एक किताब दूसरी जिन्स के नाम से लिखी, गालिबन 1949 के लगभग। तो उन्होंने अपनी इस किताब में मुआशरे में औरत के महदूद किरदार और मकाम पर तनकीद की और सवाल उठाया कि औरत को मुआशरे में वो मकाम हासिल क्यों नहीं है जो एक मर्द को हासिल है, और मुआशरे में उसका वो किरदार क्यों नहीं है, एक फ़ाल किरदार क्यों नहीं है जो एक मर्द का है। इस तरह ये बात भी सामने आई कि अदब को सिर्फ मर्दों के नुक्ते नज़र से जांचना गलत है, क्योंकि अब वैसे तो औरत हमेशा से अदब का मौजू रही है, लेकिन बहुत सारे औरतों के हवाले से जज्बात और एहसासात की सतह पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मर्दों ने फ़र्ज़ किए हुए हैं, यानी उन कैफियत का, उन एहसासात का इजहार जिस तरह औरत कर सकती हैं तो मर्द वो चीज़ें सामने नहीं ला सकता। लिहाजा इस पे भी एक बात हुई कि औरत ही औरत की सही तर्जुमानी कर सकती है और औरत ही औरत के अदबी तख्लीक़ात पर तनकीद करेगी तो वह सही मानों में उन टेक्स्ट को या मतन को तनकीद करके वाज़ेह कर सकती है। जहाँ तक उर्दू अदब में तानीसियत का ताल्लुक़ है तो उर्दू में भी हमें औरत का तो किरदार नज़र आता है शुरू में, लेकिन कोई ऐसा फ़ाल किरदार नहीं है, वो सिर्फ़ एक मौजू बनी है जिस पर हमेशा मर्द ने अपनी राय दी है। अगर हम देखें तो अल्ताफ़ हुसैन हाली या डिप्टी नज़ीर अहमद, राशिदुल खैरी के यहाँ भी इस तरह का नुक्ते नज़र बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। और आगे आके फिर जो एक बड़ा एक नुमाया नाम है वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता डॉक्टर रशीद जहाँ का, जिन्होंने अंगारे में एक जिनका अफसाना शामिल है दिल्ली की सैर, तो वहाँ पे भी तानीसियत के पहलू बड़े नुमाया नज़र आते हैं। इसके अलावा इस्मत चुग़ताई, मुमताज़ शिरीन, फ़ातिमा हसन, फ़हमीदा रियाज़, किश्वर नाहिद, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने तानीसियत के या फेमिनिज़म के हवाले से बहुत काम किया। इनके अलावा ऐसे मर्द नक़ाद और मुहक्किकीन भी हैं जिन्होंने तानीसियत के मौजू पर अपनी किताबें लिखी, मज़ामीन लिखे। डॉक्टर सलीम अख्तर का नाम बड़ा नुमाया है, मुबारक अली है, नासिर अब्बास नैयर है, तो इस तरह के कई एक नाम मर्दों में भी सामने आ सकते हैं। याद रहे कि तानीसियत और निसाइयत दो अलग चीज़ें हैं। निसाइयत खालिसतन एक जज्बाती पहलू है जिसमें ख़वातीन के जज्बात और एहसासात पर बात होती है, तो उमूमन ये हमें ख़वातीन के यहाँ ही नज़र आनी चाहिए और मर्दों के यहाँ नहीं होती। जहाँ तक तानीसियत का पहलू है, ये चूँकि एक फ़िक्री हवाला है, इसलिए आप देखेंगे कि मर्दों के यहाँ भी तानीसी अनासर आपको मिल जाएंगे। ये जो तहरीक थी, इस हवाले से एक अहम नुक्ता ये है कि तानीसी तहरीक ने या तानीसी तनकीद ने औरतों को नए सिरे से अपने आप पर और अपने मुआशरे पर सोचने पर मजबूर किया।